जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहलगाम अटैक। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू सभी जगह देखा है कि पहलगाम अटैक हुआ है। एवरीडे न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन देखिए, पूरा न्यूज़पेपर भरा होता है पहलगाम अटैक में क्या हो रहा है, क्या क्या इंडियन एक्शंस लिए, क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, कितने लोग वहाँ पे मारे गए, कितने इंजर्ड है, कई सारी न्यूज़ेस आपने देखी है। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पहलगाम अटैक कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, क्या मोटिवेशन था, किन लोगों के ऊपर अटैक किया गया और पहलगाम में ही क्यों हुआ, मतलब उस जगह का क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पहले और कौन सा अटैक किए हैं पाकिस्तान ने। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ये अटैक। उसके बाद इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स दिया एंड इंडिया अब क्या प्लान कर रहा है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले पहलगाम एक जम्मू एंड कश्मीर में एक लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, एक वैली है जिसका नाम है बैसरन वैली, जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे जाते हैं। मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे मतलब काफ़ी सुंदर है बैसरन वैली। अगर आप देखेंगे ना, बहुत अच्छी जगह है, सुंदर सी। देखिए जैसे ये, तो वहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट क्या होते जाते हैं। तो वहाँ पे 22 अप्रैल को क्या होता है, एक अटैक होता है। कुछ मिलिटेंट्स आते हैं पाकिस्तान से और हमारे यहाँ अटैक कर देते हैं। देखिए जो बाहर से लोग आए, मतलब बॉर्डर के बाहर से कोई आता है हमारे देश में अटैक करता है, तो डू यू थिंक कि बाहर से मतलब कोई पर्सन इतना अच्छे से प्लान कर लेगा और यहाँ पे अटैक कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे मतलब कश्मीर के कुछ जो वहाँ के रेसिडेंट्स हो गए, उनका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब किसी तरीके से उनको क्या किया गया। और अभी पता भी चला है न्यूज़ के थ्रू कि कुछ लोग जो थे कश्मीर के, जो रेसिडेंट्स थे, वहाँ के जो लोकल थे, उनको इन्फ्लुएंस कराया गया, मतलब बाहर के जो टेररिस्ट थे उनके द्वारा, और फिर ये अटैक करवाया गया। क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी लोकल के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाता अटैक। क्योंकि बाहर से अचानक कोई आएगा और हमारे देश में अटैक कर दे, कैसे संभव है? उसका देखिए, इसमें मतलब अराउंड 7 मिलिटेंट्स थे जो कि आए, जिन्होंने किसको अटैक किया, पर्टिकुलर हिंदू पिलग्रिम्स को। मतलब फर्स्टली दे आस्क्ड अबाउट देयर रिलीजन एंड दे अटैक देम। मतलब और किसको टारगेटेड, मेल नॉन मुस्लिम टूरिस्ट। ये अटैक में अगर हम देखें तो 26 लोग जो है वो क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है एंड अराउंड 20 जो है इंजर्ड है। मतलब ये एक तरीके का डेडलीस्ट अटैक था आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। देखिए 2008 का मुंबई अटैक क्या था, इसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे भी मतलब हमारे यहाँ अटैक करवाया गया था, कई दिनों तक अटैक चला था। मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस पे अटैक हुआ था और वहाँ पे भी सिविलियंस के ऊपर ही अटैक करवाया गया था। और इसमें भी हाथ था किसका, ये जो अभी है ना लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का, पाकिस्तान का। उनके द्वारा ये अटैक करवाया गया था, कहाँ पे, मुंबई में। सिमिलरली पुलवामा में भी 2019 में जो अटैक होता है हमारे यहाँ, उस टाइम पे भी अटैक होता है, लेकिन उस टाइम पे पर्सनल्स के ऊपर नहीं, मतलब ये जो लोकल लोग होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है, सिविलियंस के ऊपर नहीं होता है, वो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो है। अगर हम देखेंगे इसके पहले वाले अगर अटैक की बात करें, देखिए 2008 में हमारा क्या होता है, 26/11 जो हम बोलते हैं मुंबई अटैक होता है, जहाँ पे किसके ऊपर होता है, ये सिविलियंस के ऊपर करवाया जाता है। यहाँ पे भी अराउंड 40 पीपल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और अराउंड 35+ इंजर्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम पुलवामा की बात करें, सॉरी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, अराउंड 175 लोग क्या हो जाते हैं, अराउंड 175 लोगों की डेथ हो जाती है और 400 अराउंड इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा अटैक हुआ था हमारा 2019 में, जिसमें पर्टिकुलर जो सीआरपीएफ के जवान थे, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल जो थे, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। और इसमें 40 क्या हो जाते हैं, 40 की डेथ हो जाती है और 35+ क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों अटैक भी जो थे, इनमें हाथ था लश्कर-ए-तैयबा, जो एक क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं। मतलब इसी का एक पार्ट है द रेजिस्टेंट फ्रंट, इसी के अंदर आता है। मतलब इसने अभी जो अटैक किया उसमें ये इंक्लूड था। इनमें भी अगर देखेंगे तो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ही इंक्लूड थे वहाँ पे इस अटैक के थ्रू। तो ये मतलब क्यों करते हैं पाकिस्तान वाले, क्या चाहते क्या है, मतलब इनको पता है कि इंडिया इतना पावरफुल नेशन है, हर चीज़ में इंडिया आगे है, फिर भी ये करते हैं। हम देखेंगे क्या रीज़न है इसके पीछे। फिर देखिए जैसे ही अटैक हुआ, कौन इंक्लूड था पहले देख ली, द रेजिस्टेंट फ्रंट, TRF, जो कि क्या है, लश्कर-ए-तैयबा का ही एक ऑफशूट है, मतलब इसी के सबऑर्डिनेट काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो था, जैसे ही अटैक होता है पूरे देश में न्यूज़ फैल जाती है, सभी जगह। जैसे मोदी जी वहाँ यात्रा पे गए थे, वहाँ से सऊदी अरब से वापस आ जाते हैं आधी यात्रा में ही। उसके बाद जैसे ही अटैक होता है, जो भी मतलब फ्लाइट्स वगैरह थी वहाँ पे टूरिस्ट की, 90% जो मतलब
फिक्स था कि जो भी जिन्होंने फ्लाइट बुक कर रखी थी, ट्रेन बुक कर रखी थी, बस बुक कर रखी थी, सभी कैंसिल हो जाती है। मतलब 10 आउट ऑफ 9 पीपल क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, मतलब वो सब नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी बुकिंग जो भी थी सब क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अगर हम पर्टिकुलर ज्योग्राफी देखें, देखो अगर आप पहलगाम की बात करोगे तो बहुत अच्छा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, बहुत अच्छा सा हिल टाउन है जहाँ पे जनरली टूरिस्ट क्या होते हैं, जाते हैं। मतलब इस जगह बहुत सुंदर जगह है, कश्मीर वैसे भी हमारे देश की सबसे सुंदर जगह है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाना पसंद करते हैं घूमने फिरने के लिए। उसके बाद बैसरन वैली जो है ये 7 किलोमीटर नॉर्थ है पहलगाम से, 7 किलोमीटर नॉर्थ वाली जगह पे आ जाता है। टूरिस्ट के लिए फेवरेट, मतलब ट्रेकिंग के लिए और टूरिस्ट के लिए क्या एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। इसकी और लोकेशन अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब जो अमरनाथ की यात्रा होती है जो अभी भी हमारे यहाँ चालू होने वाली है जुलाई से, मतलब 3 जुलाई से शायद स्टार्ट है वो, तो जैसे यात्रा होती है तो यही जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पहलगाम जो है इस यात्रा में। मतलब यहाँ से लोग जो है होके जाते हैं कई सारे, तो उनका टारगेट ही यही था कि वो क्या कर दे कि लोगों के अंदर डर पैदा कर दे। देखिए अब इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक तरीके से डर आ गया है। जो यात्रा पे जाने वाले कई सारे टूरिस्ट थे वो अपनी कैंसिल कर देंगे यात्रा, मतलब जो भी उन्होंने बुकिंग करवा रखी थी, क्योंकि उनके माइंड पे एक तरीके से ये इम्पेक्ट कर गया है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। जस्ट कंसिडर कि आपने कोई ट्रिप बुक करी थी और वहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, आप जाएंगे क्या वहाँ पे? नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसी तरीके से लोगों के अंदर डर पैदा करना, उनके साइकोलॉजी को इम्पेक्ट करना, यही इसका एक एम था कि वहाँ के पिलग्रिमेज को क्या कर दे, ये डिसरप्ट कर सके। अगर एक्सेसिबिलिटी में देखें तो वो एरिया जो है ना मोस्टली जैसे फॉरेस्ट से कवर है, मतलब डेंस जो ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज से कवर है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना हाई लेवल का, मतलब कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप कॉल पे बात करें, अगर मोबाइल की कनेक्टिविटी, टावर वहाँ पे नेटवर्क कम मिलता है, तो वहाँ पे क्या है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन, मतलब सेलफोन, इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत कम अवेलेबल हो जाती है। अब उसके बाद देखिए क्या मोटिवेशन था बिहाइंड दिस अटैक, क्या उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या मोटिवेशन था, क्यों उन्होंने अटैक किया। तो देखिए पहला तो क्या, सेक्टेरियन एजेंडा। मतलब एक तो उनको टारगेट करना था हिंदू पिलग्रिम्स को। किसको टारगेट करना था? हिंदू पिलग्रिम्स को। मतलब वो मुस्लिम लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ किसको हार्म पहुंचाना था? हिंदू पिलग्रिम्स को। कि TRF जो है द रेजिस्टेंट फ्रंट, उनका स्टेटमेंट बताता है ये क्या था, एज ए रिटेलिएशन अगेंस्ट परस्यूड एंटी मुस्लिम पॉलिसीज। मतलब एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, मुस्लिम के अगेंस्ट जो पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट, मतलब एक तरीके से वो बदला लेना चाहते हैं, ये उनकी वो था। मतलब इनका एम क्या था कि उनको क्या करना है, जो कश्मीर में जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर डर पैदा करना है। एक तरीके से लोगों के अंदर अगर डर पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इम्पेक्ट होने लगेगी। देखिए जैसे जैसे आर्टिकल 370 हटता है हमारे देश से 2019 में, तो हमारा जो कश्मीर है भारत के साथ मिल जाता है। जैसे पता होगा ना आर्टिकल 370 क्या था, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन जैसे ही हटता है तो आर्टिकल 370 मिल जाता है भारत के साथ। अब वहाँ की इकोनॉमी जो होती है धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया था, टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ गया था, वहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हो गया था और कई सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने लगा था। तो कश्मीर की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे क्या करने लगी थी, ग्रो करने लगी थी। यही चीज़ें उनको पाकिस्तानी लोगों को पसंद नहीं आई कि ये कैसे ग्रो कर सकता है और कैसे ये भारत के साथ मिल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करे कि इन लोगों के अंदर डर भर जाए और वापस ही इंडिया से अलग होने की कोशिश करे, या फिर एक तरीके से मतलब पाकिस्तान का एम ही यही था कि मतलब जो वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, वहाँ पे हिंदू लोग भी आने लग गए। तो बस उन्हीं को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अटैक किया। एक तरीके से फियर भरना चाहते, मतलब डर भरना चाहते हिंदू माइनॉरिटी के अंदर। और फ्यूचर में जो भी पिलग्रिमेजेस होंगे, मतलब जो भी यात्रा होगी लोगों की, तीर्थ यात्रा जो अधिकतर वहाँ से जाती है, तो वो क्या होगी, लोग नहीं आएंगे वहाँ पे। मतलब उसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्लान है इनका। अब पॉलिटिकल पे अगर हम देखें तो देखो ये जो चेंजेस हुए ना जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ 370, वो ये पसंद नहीं करते। मतलब उस टाइम पे भी जब हमने 370 हटाया था तो पाकिस्तान बहुत नाराज़ था, पाकिस्तान को पसंद नहीं था कि क्यों हटा दिया, उसको बुरा लग रहा था एक तरीके से। तो बस वही एक उनका वो था। उसके बाद पाकिस्तानी प्रॉक्सी वॉर, मतलब पाकिस्तान का जो ISI है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सपोर्ट करती है एंटी इंडिया मिलिटेंट्स को। क्या करती है वो? सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान डायरेक्टली मतलब मिलिट्री से वो ना करते हुए इनके यहाँ के जो लोग हैं, ये ISI हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ये TRF है, ये सब क्या करना चाहते हैं, कश्मीर पर अटैक करके ये जो मुद्दा है कश्मीर का, इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हो
ये इनका एक एम है कि मतलब क्या हो कि हाईलाइट अगर होगा कश्मीर का इशू तो धीरे धीरे दूसरे जो लोग होंगे वहाँ पे मीडिएशन करेंगे। अभी बात भी कर रहा है पाकिस्तान कि हम मीडिएशन चाहते हैं, कोई दूसरा देश आए और यहाँ पे मीडिएशन कर ले, ताकि मीडिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा, ऐसा वो सोच लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है लश्कर तैयबा ने, लेकिन अभी की न्यूज़ से जिस तरीके से इंडिया अपना रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो लश्कर तैयबा पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमने अटैक करवाया था, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं करवाया था, हम तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे वहाँ पे। इवन पाकिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये अटैक नहीं करवाया, क्योंकि अब उनको लग रहा है ना कि इंडिया कहीं सारे रिस्पॉन्स ले रहा है, कई तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो अब वो उस चीज़ से पीछे हट रहे। बट हमें तो पता है किसने करवाया है, कैसे करवाया है, कितना नुकसान हुआ है हमारे देश का। मोदी जी ने भी मन की बात पे मतलब कई सारी बातें कही है कि मतलब हमारे अंदर एम्पैथी है कि हम समझ सकते हैं उन लोगों का, और हम जरूर जस्टिस दिलाएंगे उन फैमिलीज को जिनके घर से मतलब लोग क्या है गए हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें, चलो वो सब बात, कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें कि क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ इस अटैक का हमारे देश पे या फिर जम्मू कश्मीर पे, तो देखिए टूरिज्म एक तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से डाउन हो गया। जैसा कि हमने देखा 90% जो बुकिंग्स थी वहाँ पे जाने के लिए वो सब क्या हो गई है, हट गई है, मतलब कैंसिल करवा दी गई है। कई की वजह से, बस इस अटैक की वजह से, मतलब लोगों के अंदर एक तरीके से डर आ गया है, मतलब उनके अंदर एक फियर आ गया है कि अब वहाँ पे जाना मतलब मुश्किल है। तो जहाँ इस मतलब वो जगह जहाँ की मोस्टली इकोनॉमी ग्रो करती थी विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म ही नहीं रहेगा तो वहाँ की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डाउनफॉल में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी हेविली रिलाई ही कहीं पे करती है, टूरिज्म पे करती है। उसका लोकल रेवेन्यू लॉस, वहाँ के जो लोकल लोग जो थे वहाँ के रेसिडेंट्स हो गए, तो उनको भी इसी से फ़ायदा होता था कि कोई भी वहाँ पे टूरिस्ट आता था उनको होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एज अ टूरिस्ट गाइड वहाँ के लोग वर्क करते थे। तो कई सारे लोग थे जिनको क्या मिलती थी, रेवेन्यू ही मिलता था, काई की वजह से, वहाँ के टूरिज्म की वजह से। वही चीज़ें सारी खत्म हो जाएगी तो उनका रेवेन्यू पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब नियर ज़ीरो हो गया उनका रेवेन्यू जो है ओवरनाइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब देखो इस जिस तरीके से मतलब ये जो मसैकर हुआ है इसकी जो न्यूज़ सब जगह फैली हुई है, उसकी वजह से लोग जो उस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे थे वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह जो ऑलरेडी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, वहाँ पे कोई क्यों इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट हुए हमारे देश पे, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी पे इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इवन कश्मीर की इकोनॉमी पे स्पेशली इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो अगर हम इंडिया का रिस्पॉन्स देखें, जैसे ही अटैक होता है ना, हमारे यहाँ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है उनकी मीटिंग बैठती है, मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं, मतलब कुछ डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिसमें ये 5 पॉइंट्स जो है ये एक्शन प्लान टारगेट करते हैं, मतलब किस तरीके से, मतलब 5 पॉइंट्स ये बताते हैं कि ये हम एक्शन लेंगे अगेंस्ट दिस एक्ट। पहला क्या था, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। देखो इसे कैंसिल नहीं किया है, सस्पेंड किया है। सभी जगह बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, अभी सस्पेंड किया है। तो इसका क्या एम था, मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि 1960 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, ये मतलब मीडिएशन में क्या हुआ था, ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसके अंदर क्या था कि जो हमारी इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज, तो ये जो 3 रिवर है इनका पानी किसके अंदर जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और ये जो 3 रिवर है इसका पूरा पानी इंडिया लेगा, और ये जो पाकिस्तान में जाएगा उस पानी का इंडिया यूज़ कर सकता है थोड़ा बहुत इरिगेशन पर्पस से, हाइड्रोलॉजिकल पर्पस से, लेकिन पानी रोक नहीं सकता। ये ट्रीटी में पहले हुआ था, लेकिन अभी इंडिया ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसे सस्पेंड कर दिया है। मतलब ये जो 3 रिवर थी जिसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास था, उसका कंट्रोल भी किसने ले लिया है, इंडिया ने ले लिया है। और अभी आपने देखा अभी इंडिया ने पानी रोक दिया है, झेलम का पानी रोक दिया था और अचानक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के छोड़ दिया। अब देखिए, अब अगर इंडिया ने सस्पेंड किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों रिवर का पानी पूरा का पूरा इंडिया में ले लेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमने सस्पेंड किया और सस्पेंड करते से ही सारा पानी इंडिया में आ जाएगा, हम अभी का भी एक दिन में डैम बना देंगे, वहाँ पे बैरेज बना देंगे, सारा पानी हम ले लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो शेयर करते थे कि हम कब पानी बंद करेंगे, कब पानी छोड़ेंगे, किस तरीके से, मतलब जो भी उसका मैनेजमेंट था, कितना पानी उनको देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया खुद की मर्जी से करेगा जब वो चाहे। जैसे अभी झेलम का पानी इंडिया का मन हुआ उसने बंद कर दिया, इंडिया चाहे तो वहाँ पे सूखा भी ला सकता है और चाहे तो वहाँ पे बाढ़ भी ला सकता है, और अचानक छोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान के जो बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, वहाँ की इंडस्ट्री हो गई, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, मतलब पीने के लिए भी कहीं जो है इन 3 रिवर से ही वहाँ पे काम
चलता है। तो इंडिया के हाथ में है अब कि वो चाहेगा तो उन्हें पानी देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तो ये लॉन्ग टाइम का वो है, मतलब अचानक देखो हम पूरी तरीके से पानी हमारे देश में भी नहीं कर सकते, हमारे देश में ओवरफ्लो हो जाएगा या फिर अचानक किस तरीके से हम वहाँ पे डैम बनाएंगे, कैसे वो करेंगे, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगी। लेकिन अभी के लिए हमने क्या कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर जो है इसको क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया है, मतलब इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो इससे जो भी मतलब यहाँ से जो ट्रेड होता था, जो लोग आते जाते थे, वो सब क्या हो गए, बंद हो गए। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए है कि बाई 1 ऑफ में अगर कोई इस बॉर्डर से इधर आया भी है तो वो क्या कर ले, बाई 1 ऑफ में वापस अपने देश चले जाए। उसके बाद सार्क वीज़ा जो है, SVES सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, इसके थ्रू जो भी पाकिस्तान नेशनल्स हमारे देश में आ चुके हैं उनका ये वीज़ा क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया है। तो उनके पास टाइम था कि अंडर 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर वो क्या कर ले, वापस अपने देश चले जाए अगर कोई आया भी है हमारे देश। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स, मतलब पाकिस्तान के जो भी मिलिट्री एडवाइजर्स है, नेवल एडवाइजर्स है जो कि न्यू दिल्ली में है, उनको बोला है कि विदिन अ वीक आप क्या कर दो, ये जगह खाली कर दो और अपने देश चले जाओ। इसके बाद जो हमारे डिप्लोमेटिक पर्सनल जो पाकिस्तान में है, मतलब जो हमारे हाई कमीशन से वहाँ पे, तो उसका नंबर अभी 55 थे जिसको हमने डिक्रीज कर दिया 30। मतलब ओवरऑल हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान से हमारा बायलैटरल रिलेशन पूरी तरीके से कम कर दिया, पूरे एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो देखिए इतना सब होने के बाद फिर पाकिस्तान भी, वहाँ की भी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ की भी जो कमेटी बैठती है और वो कुछ मतलब बताते हैं कि हम भी ऐसा ऐसा करेंगे, तो जल्दी जल्दी में तो वो बोल देते हैं, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स में बोल देते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं। तो शिमला एग्रीमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे, कैंसिल कर रहे, मतलब ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हालांकि उनको समझ आता है, इंडिया में इतनी सारी न्यूज़ फैल देती है कि अगर शिमला में एग्रीमेंट आप खत्म करेंगे तो फ़ायदा इंडिया का ही होगा। तो फिर वो शाम तक फिर वापस से न्यूज़ पहुंचाते, बोले हम खत्म करेंगे नहीं, हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे। तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान क्या करते, कई सारे रिटेलिएटरी मेजर, जैसे कि वो भी कैंसिल कर देते इंडिया वाले लोगों का वीज़ा। उसके बाद वो वार्निंग देते हैं कि जो आपने इंडस वाटर का जो पानी रोका है, वी वुड कंसीडर इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, एक्ट ऑफ वॉर है। उसके बाद पाकिस्तानी जो है, मतलब पाकिस्तान सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स खत्म कर देगा, सारा ट्रेड खत्म कर देगा इंडिया के साथ। अगर थर्ड कंट्री की हेल्प से भी अगर हमारा ट्रेड होता था, थर्ड कंट्री के लिए भी होता था, तो उसको भी हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एयर स्पेस है, मतलब सॉरी ये पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो इंडिया के एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद कर दिया गया। इवन जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती है उनके लिए भी उन्होंने पूरी तरीके से एयर स्पेस क्या कर दिया, मना कर दिया कि इंडिया की कोई भी फ्लाइट यहाँ से उड़ के नहीं जाएगी। तो ये पाकिस्तान के एक्शन है, ये जो है इस तरीके से। तो अब देखिए हमने देखा कि क्या इंडिया का रिस्पॉन्स था, किस तरीके से। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि बस इंडिया इतना सा करके चुप बैठेगा। इंडिया इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर देन दिस, मतलब पहले जैसा बालाकोट स्ट्राइक किया था वहाँ तक करके हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ इंडिया प्लान कर रहा है और डेफिनेटली इंडिया वुड रिटेलिएट, कि इस टाइम इंडिया चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अब देखिए वैसे मतलब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूज़ में, मतलब सोशल मीडिया पे कई जगह वायरल हो रहा है कि जैसे वहाँ पे ये BSF वाले जो जवान हैं उन्होंने वहाँ के फार्मर्स को खेत खाली करने का बोला है कि अपनी फसल निकाल लो। ऐसे INS विक्रांत जो है हमारा अरब सागर में मतलब डिप्लॉय कर दिया गया है। बट ऐसे न्यूज़ जो है हमें कोशिश करना है कि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश ना करें, क्योंकि जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कई सारे एक्शंस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो TRF के जो भी लोग थे उसमें इंक्लूड, उनके घर पे मतलब अटैक किया है इंडिया ने, बॉम्ब से उनके घर को उड़ा दिया। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि कौन कौन इंक्लूड था वो उड़ाने लग गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एक्शंस इंडिया धीरे धीरे ले रहा है। जैसे जो लोग वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, जिनकी फैमिली इंजर्ड हो गई थी, उनको गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कर रही है ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके, फाइनेंशियल हेल्प हो सके। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जाहिर की है कि मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब क्रिटिकल होती है। देखिए अगर हम यहाँ पे सभी को बताएंगे कि हमारा देश ऐसा कर रहा है, हमारे देश की मिलिट्री वहाँ चली गई, हमारे देश की मिलिट्री अरब सागर में चली गई, या पाकिस्तान पंजाब से वो अटैक करने वाली है, या जम्मू एंड कश्मीर में वो वाले जवान आ गए हैं, वो अटैक करने वाले, ऐसे अटैक करने वाले। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो सिक्योरिटी मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वायरल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरीके का अलर्ट बन जाएगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान पहले से अवेयर हो जाएगा कि इंडिया क्या प्लानिंग कर रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें। आप शेयर कीजिए कि हमारे यहाँ अटैक हुआ, हमारे इतने लोग इंजर्ड हुए, इतने लोगों के साथ मतलब ऐसा ऐसा हुआ जो पाकिस्तानी के। लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन है उसे कोशिश कीजिए कि बी वाइज इन अपलोडिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू
आवर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो वो उन देशों के लिए, मतलब वो जो देश है उनके लिए क्या बन जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट बन जाता है, वो अवेयर हो जाएंगे और जो भी एक्शन लेना है वो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो वैसे गवर्नमेंट ने कहीं पे भी इंटरनेट पे कोई अपलोड नहीं किया है, कहीं पे भी कोई डाला नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखेंगे आगे हम इंडिया और किस तरीके से एक्शन लेता है। जैसे इंडिया ने अभी 16 यूट्यूब चैनल जो है पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल थे उनको बंद कर दिया गया है, मतलब हमारे कंट्री में बैन कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, मतलब लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनको फेवर दिखा रहे थे, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया है। तो हम और देखेंगे कि और इंडिया किस तरीके से एक्शन लेता है। आई होप आपको इतना सब समझ आया होगा कि किस तरीके से अटैक हुआ, क्या इम्प्लीकेशन है हमारी इकोनॉमी पे, किस तरीके से इंडिया ने अभी तक रिस्पॉन्स लिया है और आगे कुछ ना कुछ और अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच। जय